नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई हैं दो मूवीज, एक जो थोड़े टाइम पहले थिएट्रिकल रिलीज थी एंड दूसरी जो सीधा ओटीटी पे रिलीज हुई है। खैर इस इन्फॉर्मेशन की ऐसे नीड नहीं थी पर मैंने दे दी। कोई सेंस है इस बात की? तो इंटरेस्टिंगली ये दोनों ही मूवीज थ्रिलर जॉनरा की हैं। एक पीरियड क्राइम थ्रिलर एंड दूसरी सस्पेंस थ्रिलर जिसमें हाइस्ट की स्टोरी भी है। और तो और दोनों का रन टाइम भी ऑलमोस्ट सेम है। दोनों ही पिक्चर अराउंड 2.5 घंटे की है। तो एक तरफ है तेलुगु मूवी लकी भास्कर एंड दूसरी तरफ है हिंदी मूवी सिकंदर का मुकद्दर। देखी है पिक्चर मैंने, वो बस फ्रेज से कंफ्यूज हो गई थी। तो पहले बात कर लेते हैं लकी भास्कर मूवी की। देखो आप में से बहुत से लोग ऑलरेडी इस मूवी को थिएटर्स में देख चुके होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके यहाँ थिएटर्स में ये मूवी रिलीज ही नहीं हुई एंड जिनको इस मूवी के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, कुछ पता नहीं है। तो वो लोग जिनके पास सीधा नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है वो शायद इस मूवी को देखना चाहेंगे। तो किस टाइप की है मूवी, क्या देखनी चाहिए या नहीं, मेरी थोड़ी सी बात सुन लो। अगर लगे कहीं पे भी थॉट्स मैच कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आपने स्कैम 1992, हर्षद मेहता या फिर द बिग बुल के बारे में कुछ तो सुना ही होगा। नहीं सुना तो गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, मिल जाएगा कि क्या था वो। तो वो स्टोरी ऐसी है ना जिसके मल्टीपल इटरेशंस हम देख चुके हैं थ्रू वेब सीरीज, थ्रू मूवीज, लेकिन ये मूवी उस पे फोकस नहीं करती। ये मूवी उस चीज पे फोकस करती है जिस पे किसी का भी फोकस नहीं था। एक कॉमन मैन की लाइफ जिसका नाम है भास्कर, एक बैंक में कैशियर है, मल्टीपल लोन्स हैं सर पे, फैमिली को सपोर्ट करना है और अपनी ऑनेस्टी और कमिटमेंट के बाद भी जब उसे कुछ नहीं मिलता है तो फिर वो क्या करता है और कैसे वो इस स्कैम 1992 के जाल में फंसता है, वही इस पिक्चर की स्टोरी है। एंड आई मस्ट से जिस तरह से पिक्चर स्टार्ट होती है आपको ये फर्स्ट इंस्टेंस में ही ग्रिप कर लेती है और आपको लगता है कि हाँ यार ये अनदर रैग्स टू रिचेस स्टोरी हो सकती है एंड जिसकी स्टोरी भी काफी हद तक प्रिडिक्टेबल लगती है। लेकिन फिर भी इस मूवी ने मेरे को 2.5 घंटे ग्रिप करके रखा, वो सिर्फ और सिर्फ इसके स्क्रीन प्ले की वजह से एंड जो मूवी के अंदर डेप्थ है, जो कैरेक्टर्स की इमोशनल डेप्थ है एंड जो मूवी की स्टोरी के अंदर डेप्थ है, सिर्फ उस वजह से पिक्चर आपको होल्ड करती है। कुछ चीजें आपको कहीं कहीं पे क्वेश्चनेबल भी लग सकती है कि भाई ये चीज तो अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर रही, ये अचानक से कहां से आ गई मूवी के अंदर। लेकिन जिस ब्रिलियंस से दुलकर सलमान ने अपनी परफॉर्मेंस से इस पिक्चर को संभाला है ना भाई, सेविंग ग्रेस है वो मूवी की। बहुत ही अच्छे तरीके से वो अपना पार्ट प्ले करते हैं एंड आपको फील होता है कि हाँ ये भास्कर है और आप उससे रिलेट करोगे क्योंकि ना उसके पास पैसा है, बेचारे की लाइफ की ऑलरेडी लगी पड़ी है, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आई जा रही हैं और भाई पूरा सैड माहौल बना रखा है। लेकिन फिर बंदे को सडनली रियलाइज होता है कि भाई अब हो गया अच्छा, अब तो मैं टेढ़ा ही बन के दिखाऊंगा और टेढ़ा बन के मैं पेड़ा खाऊंगा। इवन जो दुलकर सलमान की वाइफ बनी है ना इस मूवी के अंदर, मीनाक्षी चौधरी, भाई उनका परफॉर्मेंस भी मुझे बहुत सही लगा। मतलब उनके रोल से पिक्चर के अंदर जो रिक्वायर्ड इमोशनल डेप्थ थी ना वो देखने के लिए मिलती है। बस लास्ट में मुझे उस कैरेक्टर से थोड़ी और उम्मीद थी, वो थोड़ी सी निकल के नहीं आती। तो इनिशियली स्टार्ट बहुत अच्छा होता है लेकिन एंड में वो थोड़ा सा फेड हो जाता है। बाकी जितनी भी सपोर्टिंग कास्ट थी उन सबका तो सॉलिड परफॉर्मेंस है एंड आई थिंक वो चीज पिक्चर को थ्रू आउट सपोर्ट करती है। एंड एक चीज तो मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी एंड इसका बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत सही था। लेकिन मुझे कहीं पे ऐसा भी लगा कि कहीं कहीं पे ना बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा सा शांत हो सकता था। मतलब कहीं कहीं पे वो एक सस्पेंस सा क्रिएट होना चाहिए था जिससे व्यूअर्स के माइंड में ये रहे कि एंड में क्या हुआ होगा। तो वो जो सस्पेंस था वो पिक्चर थोड़ा सा लूज कर देती है क्योंकि आपको बैकग्राउंड म्यूजिक से पहले ही पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। ओटीटी रिलीज तो हो गई है लेकिन ये पिक्चर फोन या लैपटॉप के लिए नहीं है, ये पिक्चर है टीवी और उसके साथ एक अच्छी साउंड बार, अच्छे साउंड सिस्टम के लिए। क्योंकि पिक्चर का एक सिनेमैटिक एंगल तो है लेकिन इस सिनेमैटिक एंगल के चक्कर में ना मूवी थोड़ी सी अनइवन पेसिंग के साथ रहती है। मतलब स्टार्टिंग में आपको इंट्रीग करेगी लेकिन फिर थोड़ा डिप मारेगी और एंडिंग तक आते आते आपको पता चल जाएगा कि हाँ क्या होने वाला है। बस आप उस एंडिंग को देखने के लिए आप रुक जाओगे कि चल एंडिंग देख लेते हैं। तो इस वजह से मुझे देखते हुए ये भी फील हुआ कि ये मूवी ना पार्ट्स में शाइन करती है। ऐसा नहीं है कि हाँ आपको एक यूनिक मास्टरपीस ही देखने के लिए मिल रहा है या फिर कुछ ऐसा देखने के लिए मिल रहा है जो आपने पहले कभी ना देखा हो। और सिंस मूवी की टाइमलाइन 1989 से लेके 1992 की है तो इसलिए जो 1992 का स्कैम दिखाया गया है तो उसमें ना नाम थोड़ा सा चेंज किया गया है। मतलब एक्चुअल हर्षद मेहता का नाम नहीं लिया गया, यहाँ पे नाम को थोड़ा सा ट्वीक किया गया। इवन जो उस टाइम पे मनी लॉन्ड्रिंग चल रही थी और जो बैंक के साथ सिचुएशन चल रही थी तो वो बहुत ही इजीली दिखाई गई है। मतलब ऐसा नहीं लगता कि हाँ आपको एक एक चीज समझाई जा रही है कि हाँ अब ऐसे हुआ, अब ऐसे हुआ, अब ऐसे हुआ। आपको बहुत मोटे चंक में
अच्छे से समझा दिया जाता है कि हाँ मोटा मोटा उस टाइम पे क्या हुआ होगा और कैसे विलिंगली या फिर अनविलिंगली बहुत से लोग उस स्कैम का पार्ट बन गए थे। तो अगर आपको एक सॉलिड फैमिली एंटरटेनर टाइप मूवी देखनी है तो ये पिक्चर मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ। ओवरऑल ये मूवी मुझे अबव एवरेज लगी, लेकिन हाँ ऐसी भी नहीं लगी कि कुछ ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। ओवरऑल मूवी का कॉन्सेप्ट जो था वो भी अच्छा था, लेकिन कहीं कहीं पे मूवी लैग करती है, जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। बाकी मूवी में कोई भी एडल्ट लैंग्वेज एडल्ट सीन नहीं था, तो उस हिसाब से तो पिक्चर बैलेंस थी। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट मूवी के ऊपर। भाई इस पिक्चर से मुझे बहुत उम्मीदें थी, क्योंकि इसके डायरेक्टर है नीरज पांडे, वही नीरज पांडे जिन्होंने ए वेडनेसडे, स्पेशल 26, बेबी जैसी मूवीज दी हैं। हाँ, औरों में कहाँ दम था भी उन्होंने डायरेक्ट करी थी, लेकिन फिर भी जिस तरह से इसका ट्रेलर था और जिस तरह की इसकी कास्ट है भाई, अविनाश तिवारी, जिमी शेरगिल, तमन्ना भाटिया एंड राजीव मेहता, हाँ वही खिचड़ी वाले प्रफुल्ल, तो मुझे लगा था कि भाई इसमें कुछ तो हमें ऐसा सस्पेंस थ्रिलर सब कुछ देखने के लिए मिलेगा जो दिमाग हिला के रख देगा। दिमाग तो हिला, लेकिन क्यों और कैसे और क्या ये मूवी उतनी ही अच्छी है जितनी हम इस टाइप की पिछली मूवीज देख चुके हैं? तो पिक्चर की स्टार्टिंग जिस तरह से हुई ना भाई, एकदम ही सॉलिड। मुझे लगा भाई ये तो पिक्चर के एंड तक मुझे पता नहीं क्या ही देखने के लिए मिल जाएगा और मैं गेस कर ही नहीं पाऊंगी कि क्या होने वाला है। लेकिन बहुत जल्दी मेरी उम्मीदों पे बहुत सारा पानी फिर जाता है, क्योंकि पिक्चर के 20 मिनट बाद ही मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। मूवी 2 ऑल्टरनेटिव टाइमलाइंस में चलती है। एक 2009 में, जहाँ पे आपको दिखा दिया गया है डायमंड हाइस, जहाँ पे मतलब 60 करोड़ के हीरे चोरी हो चुके हैं और प्राइम सस्पेक्ट्स में है कामिनी सिंह यानी कि तमन्ना भाटिया का कैरेक्टर, मंगेश देसाई यानी कि राजीव मेहता का कैरेक्टर एंड सिकंदर शर्मा यानी कि अविनाश तिवारी का कैरेक्टर। और ये तीनों ही सस्पेक्ट क्यों हैं? क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं यानी कि जिमी शेरगिल का कैरेक्टर, उन्हें ऐसा लगता है बेस्ड ऑन हिज मूल वृत्ति यानी कि बेसिक इंस्टिंक्ट कि चोरी या तो इन तीनों ने की है या इनमें से 2 ने की है या फिर इनमें से एक ने तो डेफिनेटली की है। मतलब बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी प्रूफ के, सिर्फ इंस्टिंक्ट पे भी पुलिस सस्पेक्ट करती है क्या? मतलब क्वेश्चनेबल तो है ये चीज। बात तो सही है। और इनिशियली जैसा मुझे लगा था ना कि हाँ ये तो एक हाई स्टोरी होने वाली है जिसमें सस्पेंस भी होगा, थ्रिल भी होंगे, ट्विस्ट भी होंगे और भाई गेस करती रह जाऊंगी मैं कि हाँ किसने किया, क्यों किया, कैसे किया। लेकिन वो जल्दी एक कैट एंड माउस चेज स्टोरी नहीं होती, वो बन जाती है। और ऐसा नहीं है कि पिक्चर में कुछ नहीं है, हाँ कुछ प्लॉट ट्विस्ट डाले गए हैं जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ वापस से थोड़ी सी टेंशन आ रही है, थोड़ा सा थ्रिल लग रहा है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी बहुत थ्रिलर्स देख चुके हो तो आपके लिए वो बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल होंगे, इवन बहुत ज्यादा ऑब्वियस भी होंगे कि आपको लगेगा कि यार ये स्टोरी क्या फूक के लिखी गई है। क्योंकि एक एंगेजिंग थ्रिलर को एक फास्ट पेस की जरूरत होती है, एक ऐसे नरेटिव की जरूरत होती है जहां पे आप बस गेस करते रहो लेकिन आप एंड तक नहीं पहुंच पाओ, आपका क्लाइमैक्स जो है वो सलामत रहे। लेकिन यहाँ पे वर्स्ट ऑफ ऑल इस पिक्चर का क्लाइमैक्स ही है जो खत्म ही नहीं होता, क्योंकि आपको लगेगा कि हाँ अब तो क्लाइमैक्स आ गया, आपको सब पता चल गया, लेकिन उसके बाद एक और क्लाइमैक्स है जो थोड़ा सा एक्सटेंडेड है। इवन ऐसे क्लिफ हैंगर पे खत्म होता है कि आपको लगेगा कि हाँ इसका सेकंड पार्ट भी आने के चांसेस हैं। और अगर सच में इस मूवी की कोई सेविंग ग्रेस है ना तो भाई वो है इसकी कास्ट और इसकी परफॉर्मेंसेस। मतलब अविनाश तिवारी, अगर आपने इनको मडगांव एक्सप्रेस में नहीं देखा है तो जरूर देखना, और अगर इनकी और भी परफॉर्मेंसेस देख रखी हैं तो आपको पता चलेगा कि भाई इस बंदे की रेंज एज एन एक्टर बहुत ज्यादा है एंड आप उनकी परफॉर्मेंस को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। और जिमी शेरगिल को आपने और भी कॉप रोल में देखा होगा, लेकिन हर बार ना शायद उनके पास कुछ एक एक्स फैक्टर रहता है जिससे वो बिलीवेबल लगते हैं। मतलब लगता है कि हाँ उनका एक अलग ही स्वैग है और वो उस रोल में फिट भी बैठते हैं। तमन्ना भाटिया एक डी ग्लैम रोल में, भाई मुझे एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी वो क्या करेंगी, लेकिन वो बहुत अच्छे से अपना कैरेक्टर पुल ऑफ करते हैं। इवन उनके कैरेक्टर से ही मूवी के अंदर थोड़ी बहुत इमोशनल डेप्थ आती है और उनके कैरेक्टर के मोटिव के बारे में भी आप थोड़ा सा डाइसी रहते हो कि स्पॉइलर हो जाएगा। लेकिन इन ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस में भी एक एक्टर को बेचारे को साइड लाइन ही कर दिया, वो है राजीव मेहता यानी कि खिचड़ी के प्रफुल्ल। तो वो चीज पर्सनली मुझे सही नहीं लगी एंड इवन मूवी का जो टोन था, इनिशियली एक रॉबरी है, एक हाइस्ट है, वो सडनली चेंज हो जाता है एंड पूरा नरेटिव जो है वो एक कैरेक्टर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो वो चीज भी बहुत मिसमैच लगती है और इवन ऐसा भी लगता है कि हाँ आप भूल गए हो कि आपको पिक्चर कहाँ पे एंड करनी है। एंड आई थिंक यही सेम प्रॉब्लम औरों में कहाँ दम था के साथ भी थी। और देखो अगर आपने बहुत सी थ्रिलर्स पहले देख रखी है ना तो आप इजीली गेस कर लोगे कि भाई कल्प्रिट कौन है।
बस जो रह जाएगा वो ये कि इसने ऐसा कैसे किया होगा। और ट्रस्ट मी, जब आप एंड तक ये चीज देखोगे भी ना कि हाँ किसने क्या कैसे किया, तो आपको यही लगेगा कि ऑडियंस जो है ना वो डम है, क्योंकि उनको जो भी दिखाया जाएगा स्क्रीन पे वो सब कुछ मान लेंगे। और लिटरली पिक्चर में ऐसी कोशिशें की गई हैं जहाँ पे कुछ चीजें बिल्कुल सेंसलेस हैं, लॉजिकलेस हैं, नहीं समझ में आती। तो ओवरऑल अगर आप बहुत ज्यादा सस्पेंस थ्रिलर्स देख चुके हो और आपको फास्ट पेस थ्रिलर्स पसंद है जिसमें लॉजिक भी हो, तो ये मूवी आपके लिए नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप थ्रिलर जॉनर में नए नए हो, थोड़ा सा लॉजिकलेस चीजें भी देख लेते हो और आपको थोड़ा सा गेस वर्क करना पसंद है, तो आप इस मूवी को देखना ऑप्ट कर सकते हो। वो भी एक वन टाइम वॉच, क्योंकि इजीली OTT पे अवेलेबल है। तो आपके क्या थॉट्स हैं इन मूवीज को लेके? अगर आप ऑलरेडी इनमें से कोई सी मूवी देख चुके हो तो मुझे अपने थॉट्स कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना। एंड अगर आप कहीं पे भी लगता है कि हमारे थॉट्स मैच करते हैं, तो आपको पता ही है क्या करना है, कहने की जरूरत होनी चाहिए क्या। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।